सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन। तो डायपोल मोमेंट का एक सब टॉपिक हमसे थोड़ा सा स्किप हो गया था, वो है आयनिक कैरेक्टर। तो पहले आयनिक कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली आयनिक कैरेक्टर होता क्या है, इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लें। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, तो इन टॉपिक्स को हम स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये बात डायपोल मोमेंट के द्वारा हमें पता चलती है। ठीक है, तो अब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। वो फॉर्मूला है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेट मल्टीप्लाई 100। देखो म्यू ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑब्जर्व का मतलब, म्यू का मतलब तो क्या है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी ये वैल्यू हमें पहले से दी हुई रहती, फिक्स रहती है। म्यू कैलकुलेट ये होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो किसी भी परसेंट आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेट मल्टीप्लाई 100। जहां पर आपका एग्जाम में म्यू ऑब्जर्व्ड दिया हुआ रहेगा, आपको म्यू कैलकुलेटेड निकालना होगा। देन दोनों इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से इसको समझते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इन HF इज 9.17 मल्टीप्लाई 10 to the power -11 मीटर। यानी एक मॉलिक्यूल है HF जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 9.17 मल्टीप्लाई 10 to the power -11 मीटर। डायपोल मोमेंट ऑफ HF इज 6.104 मल्टीप्लाई 10 to the power -30 कूलाम मीटर। जहां पर HF का जो ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट है वो कितना दे दिया हमें, 6.104 मल्टीप्लाई 10 to the power -13 कूलाम मीटर दे दिया। अब देखो कूलाम मीटर, कूलाम तो किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। ठीक है, और मीटर यहाँ पर मतलब मीटर किसकी यूनिट ली गई है, डिस्टेंस की। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व्ड म्यू ऑब्जर्व दे दिए हैं, आपको बॉन्ड डिस्टेंस दे दी, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 1.60 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 कूलाम। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास तो D की वैल्यू भी है, हमारे पास Q का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसकी वैल्यू भी है। तो हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, म्यू कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई 100। जहां पर म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू हमें दी गई है, ये रही 6.104 मल्टीप्लाई 10 to the power -30 कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर ये है कूलाम मीटर, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। म्यू कैलकुलेटेड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो म्यू यानी डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है, डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर चार्ज कितना है 1.60 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 कूलाम। तो चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, डिस्टेंस दे रखी है 9.17 मल्टीप्लाई 10 to the power -11 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, म्यू कैलकुलेटेड। इस ओवरऑल वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से,
जो आप इसको ओवरऑल पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 41.5%। इसका मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है? 41.5% आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आयनिक कैरेक्टर निकालने का, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का? म्यू ऑब्जर्व्ड, ये वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, ये वैल्यू आपको निकालनी होती है, जो आप क्यू मल्टीप्लाई डी की हेल्प से निकाल सकते हैं। और इन ओवरऑल वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, परसेंट निकालने के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये था डायपोल मोमेंट का एक छोटा सा पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं आज का मेन टॉपिक जो है बॉन्ड पैरामीटर, जहां से बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर की बात। तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंगल के बारे में। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स जो कि बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो दो एटम के बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखो बॉन्ड एंगल निकालते कैसे हैं, ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 हो तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, sp3 हो तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है। बट अब बॉन्ड एंगल पर अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 मॉलिक्यूल दे दे, आपसे पूछे कि इनका बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसका कम होगा। जिसमें सबसे पहली बात है कि जो बॉन्ड एंगल है, ध्यान रखना बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है? तो परसेंट एस कैरेक्टर क्या है? हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था ना, sp, sp2, sp3, sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन में s और p का जो परसेंटेज है वो एक्चुअली में उसी में हम क्या बताते हैं कि भाई परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा। जैसे कि sp में परसेंट एस कैरेक्टर कितना होता है? 50% तो s होता है, 50% p होता है। sp2 में परसेंट एस कैरेक्टर कितना है? तो ओवरऑल हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है। अब sp2 में s कितना? ऑलमोस्ट 33% s कैरेक्टर होता है और 67% p कैरेक्टर होता है। अब sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा? ओनली 25%, बाकी 75% क्या होता है? p कैरेक्टर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि sp में तो 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 में 33% s कैरेक्टर होता है एंड sp3 में 25% s कैरेक्टर पाया जाता है। अब इसके अलावा एक चीज और, परसेंट एस कैरेक्टर या फिर हाइब्रिडाइजेशन को हम बॉन्ड के थ्रू भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। देखो 2 और 1 3।
और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 1s 1p, तो टोटल हो गया ना 2। तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। तो आप देखो अगर किसी मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक है। अगर मोस्टली मिलता है आपको सिंगल बॉन्ड्स वाले में। अब अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। 3 होने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 एंड 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, ठीक है। तो ये दो तरीके हमने देख लिए। क्या क्या देखा, एक तो परसेंट एस करेक्टर कैसे पता लग सकता है, हाइब्रिडाइजेशन sp 50% एस करेक्टर, sp2 में 33% और sp3 में 25%। इसके अलावा विदाउट किसी फॉर्मूला सिंपल बॉन्ड को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका हमने फॉर्मूला देख लिया, मतलब एक सिंपल ट्रिक देख ली कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, sp2 होगा या फिर sp3। कैसे, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं इस टॉपिक पे। बॉन्ड एंगल परसेंट एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में परसेंट एस करेक्टर होगा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, CH4 BeCl2 BF3, या फिर इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं CH4 BF3 एंड BeCl2। अब देखो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। CH4 में कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और BeCl2 का होता है sp। अब देखो sp3 में परसेंट एस करेक्टर कितना 25%, sp2 में 33% एंड sp में 50%। अब आपको बताना है इन तीनों का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो कैसे बताएंगे, जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा BeCl2 का, क्योंकि इसका परसेंट एस करेक्टर सबसे ज्यादा है ना, देन BF3 और उससे भी कम है CH4 का। तो ये आ जाएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। कैसे पता लगाया, जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। और परसेंट एस करेक्टर कैसे पता करते हो हमने यहाँ पर देख ही लिया। इसके अलावा ये तो था फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड क्या है कि बॉन्ड एंगल। अब देखो मान के चलो आपको कोई मॉलिक्यूल्स दे दें और आपसे पूछे कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, ठीक है, आप परसेंट एस करेक्टर को देख के बता दोगे। बट अगर उन मॉलिक्यूल्स में परसेंट एस करेक्टर सेम हो तब क्या करेंगे, देन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि किसी मॉलिक्यूल में परसेंट एस करेक्टर तो सेम है, तब आप चेक करना नंबर ऑफ लोन पेयर। ध्यान रखना बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 NH3 H2O, ये सारी चीजें हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे। अब देखिए तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है,
तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब परसेंट एस करेक्टर सब में क्या है, सेम है। कितने हैं, वही 25%, 25% एंड 25%। हाइब्रिडाइजेशन सेम, परसेंट एस करेक्टर सेम। अब हम क्या देखेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि परसेंट एस करेक्टर सेम है तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताने के लिए हम यूज में लेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतना ही कम बॉन्ड एंगल। तो देखिए CH4, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि आप हाइब्रिडाइजेशन को देखा करो, sp3 है, 1s3p, टोटल कितने, 4, यानी कितने एटम होने चाहिए, 4, यानी 4 बॉन्ड बनने चाहिए sp3 में। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो इसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यानी इसके पास तो कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा, लॉन पेयर 0। अमोनिया, अब देखो होने तो कितने चाहिए थे नाइट्रोजन से एटम, 4 जुड़े रहने चाहिए थे, पर एक्चुअल में 3 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी एक की जगह खाली है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है। अब देखो वाटर में ऑक्सीजन से सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब sp3 में तो कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 4, यहाँ पर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिर्फ 2, इसका मतलब बाकी 2 क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है। अगर आप ऐसे भी नहीं पता लगा सकते तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तो बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास, वाटर के पास, और सबसे कम लोन पेयर किसके पास, CH4, यानी इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, 0 है। तो जितना कम लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी, पहली तो क्या, परसेंट एस करेक्टर देखेंगे, जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। अगर परसेंट एस करेक्टर सेम आ जाए मॉलिक्यूल में तब आप देखोगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के पास उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो। अब देखिए थर्ड, अब कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए कि किसी मॉलिक्यूल में परसेंट एस करेक्टर भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम यानी जो एटम बीच में होता है प्रेजेंट, जैसे AB2, तो यहाँ पर ये सेंटर में प्रेजेंट है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं सेंट्रल एटम, और ये जो साइड में प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं सराउंडिंग या फिर साइड एटम। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। देखो सब मॉलिक्यूल्स या सब एटम्स की नेचर अलग अलग होती है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी रिमूव करना पसंद करता है। तो किसी एटम, जब कोई एटम के पास टेंडेंसी यानी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो उस अट्रैक्शन कैपेसिटी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब किसी भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तरफ है आपके पास NH3, एक तरफ है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि NH3 यानी अमोनिया और H3O इन दोनों में से बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा। परसेंट एस करेक्टर दोनों के सेम है, दोनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, यानी कितने परसेंट एस करेक्टर है, 25%। लोन पेयर भी दोनों में सेम है, दोनों में कितने कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। अब बात आती है कि एस करेक्टर सेम, लोन पेयर सेम, तब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम।
यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो बिकॉज ऑफ दैट कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल उसी का ज्यादा होगा ना जिसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फोर्थ अजम्पशन क्या कहता है कि भाई अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब क्या करोगे? देन आप चेक करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अगर भाई सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाए तो फिर आप चेक कर लेना सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बॉन्ड एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, कैसे? अब देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो एटम का साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। और एटम का साइज छोटा हो रहा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि किसी एटम का साइज जितना छोटा साइज उतना ही उस एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। जबकि ग्रुप में जैसे पीरियड्स क्या थे तो बी सी एन ओ एफ एन यू, तो बोरोन से नियोन की तरफ जाएंगे ना तो साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। वैसे ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है? एटम का साइज बड़ा होता जाता है और साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंगल क्या कह रहा है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की। जैसे फॉर एग्जांपल OI2, OBr2, OCl2, OF2, आपके पास ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं पर आपको पूछा जाए कि इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम, परसेंट एस कैरेक्टर सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम और सेंट्रल एटम सेम। इतना ज़्यादा सेम होने की वजह से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि वह बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। अब हम चेक करेंगे क्या सराउंडिंग एटम को। यहाँ पर सराउंडिंग एटम सब में अलग अलग है। यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ध्यान रखना फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा साइज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की। अब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा? OI2 का। तो ये हमने देखा कि कैसे हम इन 4 तरीकों से बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पता कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में इन्हीं चारों में से कोई भी एक प्रकार का एजम्पशन दे देंगे, आपको पूछेंगे कि बताइए कुछ मॉलिक्यूल से देंगे और इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। आपको बस ये 4 चीजें ध्यान रखनी है।
परसेंट एस करेक्टर, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा। इसके अलावा सेकंड क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। तो ये हमने देखा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बॉन्ड एंगल के हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब कि कोई बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो हमें पता चलता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा वीक है? तो इसके लिए अब ध्यान रखना कि किसी भी बॉन्ड में जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक चीज तो ये। सेकंड चीज क्या है कि किसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की। किसी मॉलिक्यूल में किसी बॉन्ड में जितने ज्यादा पाई बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा उस बॉन्ड की। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ तो है आपके पास सिंगल बॉन्ड, एक तरफ है आपके पास डबल बॉन्ड, और एक तरफ है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। आपसे पूछा जाए कि तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा? देखो यहां पर एक सिग्मा है, यहां पर एक सिग्मा एक पाई। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई। तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड किस में है? ट्रिपल बॉन्ड वाले में ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये। और सबसे वीक कौन सा होगा? मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की, देन उससे कम डबल बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी सिंगल बॉन्ड की। सेकेंड असम्पशन क्या कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की। तो ये बात पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमने जब एमओटी वाला कंसेप्ट किया था तो उसमें हमने अच्छे से देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमने कुछ सिंपल ट्रिक देखी थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स देखी थी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो प्लीज़ जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कंसेप्ट हमने बात की थी। वहां पर आप बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो जिस भी बॉन्ड का मतलब जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा ना वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है NO, NO प्लस NO माइनस। सबसे पहले तो निकालो इनका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। NO प्लस के पास कितने होते हैं? 7 नाइट्रोजन के पास, 8 ऑक्सीजन के पास, बट एक प्लस चार्ज आ गया ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 14। NO माइनस के पास NO के पास 15 है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने देखा था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आए तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, 15 आए तो 2.5 और 16 आ जाए तो 2। तो अब देखो
बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, NO प्लस का, फिर उससे कम NO का, और सबसे कम किसका है, NO माइनस का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने तो देख लिया कि बॉन्ड एंगल को हम कैसे बता सकते हैं, फिर हमने देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन दोनों को अच्छे से करना। थर्ड हम देख, बॉन्ड ऑर्डर हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर जो कि है बॉन्ड एनर्जी। अब हमने अभी बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल देख लिया। अब हम देखते हैं फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर जो कि है बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। यानी किसी पर्टिकुलर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब देखो आपके पास तीन कंडीशंस है, एक तो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, इजीली टूट जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड थोड़ा, भाई दो चीज़ों को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और अगर बॉन्ड तीन आ जाए तो उनको तोड़ना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन था, ट्रिपल बॉन्ड था ना। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी किसके लिए चाहिए, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसी के लिए चाहिए। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अब हमने ये भी देखा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उस मतलब उस वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो NO प्लस के NO और NO माइनस के केस में हमने देखा था कि NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, NO का 2.5 और NO माइनस का 2 होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का, मतलब किसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। अब देखो लास्ट आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि भाई दो एटम हैं, उनकी न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं कि बॉन्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, डबल की थोड़ी कम और ट्रिपल की और भी कम होती है। सो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड एनर्जी के। कोई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा चाहिए, और उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो बॉन्ड लेंथ के केस में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, फिर उससे कम डबल बॉन्ड की, और सबसे कम हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड की। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की केस की। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उतनी ही कम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक ज़्यादा दूसरी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ NO माइनस की, उससे कम NO की, और सबसे कम NO प्लस की। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स और आयनिक कैरेक्टर कैसे उसका परसेंटेज निकालते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।
2 2 1